हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो जैसा कि आपको पता है, कल AWTPO का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। तो काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी, एक बार जाकर देख लेना। आपका एक एक डाउट नोटिफिकेशन से रिलेटेड उस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन की गई है, तो आपको डर है यार कि किस तरीके से मैं अपना स्कोर अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से मेरा स्कोर डाउन हो जाएगा। इसके अलावा वैकेंसी भी काफ़ी कम है। साइंस का कंटेंट यानी कि सोर्स नहीं पता हमें साइंस पढ़नी कहाँ से है, क्या 11th-12th की साइंस आएगी या 10th बेस्ड साइंस आएगी, या इसके अलावा क्या बायो भी इसमें आएगी या नहीं आएगी। ठीक है। एडिक्यूटी पैटर्न, जैसे कि आपने देखा होगा एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजीएल हो या अभी सिलेक्शन फेज का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें जो एडिक्यूटी पैटर्न है यानी कि रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने देखे होंगे स्टेटमेंट बेस्ड। जीके में भी स्टेटमेंट बेस्ड है। तो क्या इस बार साइंस में भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे? तो आपके मन में ये भी डर है, ठीक है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा सेफ स्कोर क्या होगा ये भी देखेंगे। साथ के साथ मैं आपको डेली रूटीन और विद ऑल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी इस वीडियो को कवर करूंगा। तो अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। जैसा कि आपको पता है, AWTPO में 5 सब्जेक्ट आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के। आप 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ तुक्के से भी सही हो जाते हैं तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। जैसे कि जीके में मान लो आपको 10 क्वेश्चन ही आते हैं। बचे 10 क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा, 4 क्वेश्चन सही हो गए तो 4 नंबर यहाँ पे बढ़ गए। साइंस में मान लो आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो 10 क्वेश्चन है यानी 25 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन बचे, उनमें भी तुक्का मारा, उसमें भी 4 क्वेश्चन सही हो गए, तो आपके यहाँ पे 8 नंबर बढ़ गए। बाकी मैथ में सभी को पता है 23, अगर अच्छी है मैथ तो 23 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन बचे उसमें भी आप तुक्का मार देते होगे। ठीक है। मैथ में ज़्यादा मार्क्स फ्लक्चुएट नहीं होते, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड है, उसमें तुक्का आप मारोगे तो वो आपको आता ही नहीं है, इस वजह से तुक्का मार रहे हैं। लेकिन मैथ में अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका स्कोर आएगा ही आएगा, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ हो। कंप्यूटर में भी सेम ऐसे ही 8 9 10 नंबर आते हैं। लेकिन ये दो जो सब्जेक्ट हैं ये डिसाइड करते हैं आपकी कट ऑफ भी, और इन्हीं में आपका मार्क्स फ्लक्चुएट होता है। ठीक है। तो अब आपका स्कोर मान लो 62 आना था, लेकिन आपने 4 4 नंबर इसमें फ्री के ऐड कर लो, तो कितना हो गया, 70 हो गया। लेकिन ये आपके रियल स्कोर नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे आपका कभी 70 स्कोर आ गया, कभी 65 आ गया, कभी 75 आ गया, लेकिन ये मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। एग्जाम में किस्मत रोल प्ले करेगी। फिर आपको ये पता नहीं होगा कि मेरा लेवल क्या है, आपको अपना लेवल नहीं पता कि मेरा 60 का लेवल है या 65 का लेवल है। कभी आपके 75 आ रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा स्कोर अच्छा आ गया, आप खुश हो जाओगे। कभी कम आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और मैंने हमेशा कहा है कि एक्यूरेसी पे फोकस करना और परसेंटाइल पे फोकस करना हमेशा। जब तक आपको अपना लेवल पता नहीं लगेगा, आप अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात, नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल मत घबराओ। इसमें देखो सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इसमें जो पढ़ रहा है ना, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुक्के से किसी का भी हो गया। अभी मैं समझाऊंगा एक एक चीज़। जैसे कि देखो, मैं यहाँ जब मैं डेली टारगेट्स देता हूँ, उसमें मैंने यहाँ पे लिखा है इंप्रूव योर परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी। जब भी आप मॉक देते हो, डे 48 का मैंने टारगेट लिया है। ठीक है, संडे का ये रिवीजन डे है। और बाकी मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि DPSCM में देखो मैंने कहा है एक्यूरेसी पे फोकस करना है, तुक्का नहीं मारना, क्योंकि यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। अब जैसे AWTPO में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैंने कहा था एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना मॉक देते टाइम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अब लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। DP कांस्टेबल में जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कहा इसमें गैस वर्क करना है। गैस वर्क का मतलब ये नहीं होता कि तुक्का मार दिया, यानी कि अटेम्प्ट ज़्यादा लेने हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको। देखो, स्कोर टारगेट नहीं करना। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, ना ही कोई यूट्यूबर बता पाएगा, ना कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं थोड़ी चीज़ आपको समझाऊंगा अभी, जो कि परसेंटाइल से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना काम की बात है, अगर मैं समझा पाया तो। जैसे मान लो 4 स्टूडेंट है, A B C और D। ठीक है। AWTPO का आपने एग्ज़ाम दिया, 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आपकी एक्यूरेसी 90 है। 90 एक्यूरेसी का मतलब है आपने 72 क्वेश्चन सही करे। अब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 8 क्वेश्चन गलत हुए, यानी कि 1/4, यानी कि 2 नंबर और एक्स्ट्रा यहाँ पे कटेंगे। आपका स्कोर कितना आया, 70 आया। क्लियर। क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है 90%, लेकिन आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। 20 क्वेश्चन कैसे छोड़े, मतलब 5 जीके में छोड़ दिए, या साइंस में 2 3 छोड़ दिए, या इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब बात करते हैं बी की, जिसने 100 के 100 क्वेश्चन करे। उसको पता है मैं मॉक देता हूँ, मैं हमेशा 100 क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन मेरी एक्यूरेसी इतनी नहीं है 90, लेकिन लगभग 85 है। उसने 85 क्वेश्चन सही करे, बाकी 15 क्वेश्चन गलत करे, तो उसके जो है नेगेटिव मार्किंग कट के 81.25 स्कोर आ गया। तो ये देखो कितने का गैप है, क्योंकि उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा लिए। तो मैंने कहा था कि गैस वर्क करना है और अटेम्प्ट ज़्यादा लेने हैं, तो इसका स्कोर देखो ज़्यादा आएगा। तीसरा देखो 90, 90 क्वेश्चन करता है ये। ठीक है। नहीं, पहले डी समझा देता हूँ आपको। जैसे डी में देखो, मान लो 100 क्वेश्चन है। 100 में से इसने 75 क्वेश्चन करे, इसको सिर्फ 75 आते हैं, इसको 25 नहीं आते। सेम इसी की कैटेगरी वाला है ये। ठीक है। अब देखना यहाँ पे कितना फर्क आएगा। ये 80 वाला है और ये 100 वाला है। ठीक है। इसको सिर्फ 75 क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसको 80 आते थे, बाकी 20 छोड़ दिए।
इसको सिर्फ 75 आते हैं, 25 इसने छोड़ दिए। अब इस 75 में भी इसके 4 गलत हो गए क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से वो 75 क्वेश्चन करे हैं जो इसको आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ। फिर भी इसके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी 1 नंबर और कट गया, यानी 70 नंबर आ गए। क्लियर? लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें अगर ये गैस वर्क करेगा, गैस वर्क का मतलब होता है तुक्का नहीं, गैस वर्क का मतलब होता है ऑप्शन एलिमिनेट करना। कुछ नॉलेज है आपको, कहीं से पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, इस तरीके से आपको लग रहा है कि नहीं ए और सी तो नहीं हो सकता, बी और डी में से लग रहा है, हाँ इस तरीके यूनिट डिजिट का, या कभी कोई कुछ ना कुछ आपको मेथड, जब इतने सारे मॉक लगाओगे ना, मैं एक वीडियो में तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो 25 में से 10 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए, 15 क्वेश्चन गलत है, तो कट के आपको 6.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 76.25, क्योंकि इसने अटैम्प्ट ज़्यादा लिए, यानी इसने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए। अगर ये 75 ही छोड़ देता तो इसका स्कोर 70 आता, लेकिन इसने अटैम्प्ट करे, 25 में से 10 क्वेश्चन सही गए, इस वजह से कि 6.5 नंबर बढ़ गए। मान लो 10 क्वेश्चन भी नहीं जाते, 8 क्वेश्चन भी सही होते, तब भी उसको लगभग 4 पॉइंट कुछ ना कुछ तो नंबर मिलते। अगर इसके 5 भी सही जाते, अब देखो 25 में से अगर इसके 5 सही जाते, 20 गलत हो जाते, देखो बहुत ही रेयर चांस है ये, कितना हुआ, 5 माइनस 5 जीरो, तब इसका एक भी नंबर नहीं ना ही कटेगा ना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मुझे एक तो एक्यूरेसी पे फोकस करना है, दूसरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन बढ़ाने हैं, ठीक है, तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा। ये मत सोचना जितना आता है उतना करके चले जाऊँ। आपको अगर लग रहा है मैं 60 क्वेश्चन मुझे आते हैं, 60 क्वेश्चन करके चले जाऊँगा, तो वैसे भी जनरल कैटेगरी का इतना मतलब स्कोर पे कुछ नहीं होगा, 70 नंबर पे कुछ नहीं होगा, स्कोर बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट करने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए गैस वर्क भी करना होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मेरा लेवल क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं अभी 75 लेवल वाला हूँ या किस लेवल वाला हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कितने तुक्के मारने हैं, कि क्या गैस वर्क करना है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझ लेना। बाकी मान लो एक स्टूडेंट है जिसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसकी एक्यूरेसी बढ़ी है 90, ठीक है, उसने 81 क्वेश्चन सही करे, बाकी उसके नंबर कट गए, 78.75 नंबर आए, बचे 10 क्वेश्चन वो छोड़ देता है, ठीक है, तो उसका इतना स्कोर आएगा। लेकिन खुद सोचो, अगर 10 में से वो 2 भी सही करता है और 8 गलत कर देता है, तब भी उसका 78.75 आएगा। लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन सही कर देता है एक्स्ट्रा, यानी 3 क्वेश्चन सही, 7 क्वेश्चन गलत, तब भी उसका नंबर 0.75 या 25 कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, आपने देखा होगा, 0.25 से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये चीज़ मैटर करती है, और टॉपर्स इस तरीके से अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट गैस वर्क करके बढ़ाते हैं, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, मैं बता रहा हूँ। और ये जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो भी टारगेट फॉलो कर रहे हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये चीज़ करना। ऐसा नहीं है कि आप जो संडे में लाइव मॉक दे रहे हो या डेली मॉक दे रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे, डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। ये चीज़ अभी से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपको चेक करना है, मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तब मेरा स्कोर कितना बढ़ता है, जब मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ या 70 जितने मुझे आते हैं तब मेरा स्कोर कितना होता है, ठीक है। तुक्का नहीं मारना, गैस वर्क करना है, ठीक है। और मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने हमेशा, चाहे सीपीओ हो, सीपीओ में भी 200 में से 200 क्वेश्चन, सीजीएल में भी 100 में से 100 क्वेश्चन, पूरे पूरे क्वेश्चन करें हमेशा गैस वर्क के साथ, तभी स्कोर आपका बूस्ट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई तो ठीक है। बाकी अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं है कि भाई इतना स्कोर लेकर आ जाओ तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। सेफ स्कोर का मतलब एक माइंड सेट होता है कि भाई कम से कम मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, तो मैथ में 23 प्लस क्वेश्चन मैं सही करके आऊँगा, रीजनिंग में 19 प्लस क्वेश्चन सही करके आऊँगा, और कंप्यूटर में 9 प्लस क्वेश्चन सही करके आऊँगा। मतलब कुल मिला के इन तीनों में से 50 नंबर में आराम से लेकर आऊँगा किसी भी कीमत में, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक ये गैस वर्क होता है, और एक माइंड सेट, मतलब एग्जाम में बैठने से पहले आप माइंड सेट लेके मतलब माइंड सेट तैयार करके जाते हो कि हाँ इतना मैं टारगेट रखूंगा। क्लियर? इसके अलावा बात करते हैं जीके और साइंस की। जीके में आप कितनी भी मेहनत कर लो, क्योंकि ये जो जीके है ना इसमें AWTPO में, एक तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, जब एडिक्यूटी बेस्ड, अभी मैं आगे समझाऊंगा जब सिलेबस अभी दिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें जो है स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो उस स्टेटमेंट बेस्ड के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 6 महीने लगते हैं उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उतना डीप पढ़ने में, ठीक है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कितना पढ़ना है। अगर 10 प्लस क्वेश्चन भी सही कर देते हैं ना आप, और साइंस में 18 प्लस, तो भी आपके 28 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जिसमें से अगर ऐड करें तो 78 प्लस आपका स्कोर बैठेगा। ये मिनिमम टारगेट आपके माइंड में सेट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये फिक्स है, इतना ही लाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं श्योर हूँ। हमेशा कहा है मैंने, एक्यूरेसी और परसेंटाइल, जब कभी भी मॉक दे रहे हो आपने देखा होगा 60 स्कोर आ रहा है तो भी आपकी 95 परसेंटाइल आ जाएगी, कई बार 72 स्कोर आएगा जब भी आपकी 90 परसेंटाइल आएगी। क्या पता मॉक ईजी हुआ, आपने अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। दे वेरी अलॉट, यानी कहने का मतलब है कि यही जो 2 सब्जेक्ट है ना, इससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, और ये डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैथ में मान लो क्वेश्चन पेपर अगर थोड़ा सा हार्ड भी आ जाता है तो 1-2 क्वेश्चन ही हार्ड आएंगे, बाकी क्वेश्चन 23 क्वेश्चन तो फिर भी आप कर लोगे, ठीक है, अगर मैथ ठीक है तो। चलो, अब आपको मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। सब्जेक्ट वाइज में देखो, ये मैंने जितने भी यहाँ पे सिलेबस लिए ना,
यहाँ पे जो लिख रहा है ये सारे मैंने नोटिफिकेशन से लिए हैं, बाकी आप नोटिफिकेशन की वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ो। नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ वर्क लिखा है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिस प्रिंट है। मैंने कल भी बताया था नोटिफिकेशन में कि भाई गर्ल्स की जो रिलैक्सेबल है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि डीपी कांस्टेबल में 2 सेंटीमीटर। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई 0.25 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने जल्दबाजी में कॉपी पेस्ट कर दिया, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि आपको गैस वर्क करना है चाहे नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना, जो तैयारी आपको करनी है ना वो करते रहो। ठीक है, अपनी परसेंटाइल पे फोकस करो, क्योंकि आपका कंपटीशन उन्हीं से है जो टेक्स्ट बुक पे मॉक दे रहे हैं, जो आरडब्ल्यू पे मॉक दे रहे हैं। अगर मान लो आपका स्कोर बढ़िया आ रहा है तो आपका एग्जाम में भी बढ़िया आएगा, रियल में भी। ठीक है, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे कैसा भी हो। ठीक, तो टाइम एंड वर्क यहाँ पे आएगा, ये गलती से लिख दिया, मिसप्रिंट है। एलजेब्रा में देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये देख लेना। ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगा। ठीक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एपीजीपी के कॉन्सेप्ट आएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और सिंप्लीफिकेशन। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लेना। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन पढ़ लेना, नहीं दिक्कत आ जाएगी। सोर्स, सोर्स की बात करें तो देखो जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, अब ऐसा तो नहीं है भाई 3 महीने पहले मैं आपसे ये कहूँ कि पूरा मैथ का कोर्स कंप्लीट कर लो, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा। जहाँ से भी पढ़ा है अपने फेवरेट टीचर जो भी हैं उनसे अपने नोट्स रिवाइज करना, या उनकी मैराथन है तो उनकी मैराथन से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक, उसके अलावा प्रैक्टिस करने प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर भी रहे होंगे, उनकी सीट से कर रहे हैं तो सिर्फ सीट से करना, क्योंकि जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है वो अपनी अगर सीट दे रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सीट भी कर रहे हैं फिर अलग से बुक भी कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है, 6-7 महीने लग जाएंगे। हिसाब लगाओगे तो खुद सोचो, एक चैप्टर को पढ़ने में 4 से 5 दिन, एक दिन में 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 50 × 4, एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन तो करोगे, तो 8 दिन अगर एक टॉपिक में लग रहे हैं, टोटल अगर 15 टॉपिक है तो 120 दिन, 120 दिन सिर्फ एक बार, यानी कि 4 महीने सिर्फ एक बार मैथ को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। और एक बार मैथ कंप्लीट करने से आपका जो स्कोर है वो बूस्ट नहीं होगा, बार बार रिवाइज भी करने जो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये चीज़ की कैलकुलेशन कर लिया करो पहले ही कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिमिटेड पढ़ना है, कुछ चीज़ें छोड़ने की हैं वो छोड़नी है, वो आपको पता चल जाएंगे एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हो, जब मॉक दोगे तो क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करने पिनेकल से सबसे पहले डीपी कांस्टेबल, एडब्ल्यू टीपी और एचसीएम, जो भी दिल्ली पुलिस के 2022 या 2020 या 2023 जब भी एग्जाम हुआ है उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा सीएचएसएल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बाकी सीजीएल सीपी उनके छोड़ देना, टाइम नहीं है इतना कि आप सब कुछ कर पाओ, सब कुछ नहीं करना। ठीक है, T20 अप्रोच से क्वेश्चंस करने हैं, T20 अप्रोच सर्च कर लेना, जो T20 अप्रोच बाय जो पक्की शुभम यूट्यूब पे आपको पता चल जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं मैथ के। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने आपके पास, इन 2 महीने में आपको प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस का मतलब आपको लग रहा है कि मेरा एस आई सी आई वीक है, आपको लग रहा है मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा बाकी सब कुछ पढ़ रखा है, तो वो सिलेबस का पार्ट है, उसको कंप्लीट कर लेना। सिर्फ इन 2 महीने के अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं वो सब कुछ कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। जैसे मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि 10-10 वीडियो देख लो, डायरेक्ट सर्च करना प्रोबेबिलिटी बाय जो भी तुम्हारा टीचर है फेवरेट, चाहे आबाद सर हो चाहे विनय सर हो, जिसने भी 3-4 घंटे में या 5 घंटे में कंप्लीट कराया, बस मैराथन देखो काम कंप्लीट। ठीक है, या 12th बेस्ड, ठीक है, नीरज बैसला सर है उनकी वीडियो देख लेना। ठीक है, जो एनडी वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, किसी से भी देख लो, ऐसा नहीं है कि भाई एसएससी के टीचर से ही देखना, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने और नॉर्मल क्वेश्चन बस वीडियो में जो क्वेश्चन कराएं बस वही प्रैक्टिस कर लेना, बाकी अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, प्रैक्टिस और सिलेबस ध्यान रखना, नवंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मत सोचना कि मेरे पास दिसंबर भी है, दिसंबर तक मैं सिलेबस ही कंप्लीट करूंगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे ना नई नई, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये कुछ टॉपिक जो आपके वीक हैं, जैसे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, वो रिवाइज भी करने हैं दिसंबर में। ठीक है, जब जनवरी में एग्जाम देने जाओगे ना तो दिसंबर में रिवीजन होना चाहिए, अगर रिवीजन नहीं हुआ ना तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ा होगा इंस्टॉलमेंट का या प्रोबेबिलिटी का या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, फिर आपको लगेगा यार पढ़ा तो था पर मुझसे हो नहीं पा रहा, याद नहीं आ रहा ना, तो वो चीज़ मत करना, पढ़ना उतना जितना समेट पाओ, जितना रिवीजन कर पाओ। तो दिसंबर आपको छोड़ना है सिर्फ रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं हम पढ़ना किस तरीके से है। पूरा सिलेबस तो कंप्लीट होने से रहा, आपको सबसे पहले क्या करना है, मॉक देना है AWTPO का, आपको लेवल चेक करना है 2022 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको ये देखना है कि हाँ मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो कर लेता हूँ, इतने हार्ड नहीं पूछे जाते, इसमें इंस्टॉलमेंट के पूछे जाते हैं, या जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये मैंने नहीं पढ़ा, इसके क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं कर पा रहा, तो वो आपके वीक टॉपिक है, फिर उनको कंप्लीट करना, टारगेट सेट करना कि हाँ मैं इस हफ्ते में
जो भी ज्योमेट्री कंप्लीट करूँगा या मेंसुरेशन कंप्लीट करूँगा या 3 दिन में ये पढ़ूँगा, इस तरीके से अपना टारगेट सेट करना है। फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपने फॉर्मूला जो भी है उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है? और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लग रहा है कि मैं बार-बार भूल रहा हूँ। जैसे मान लो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले आपको याद है, आपको पता है फ्रस्टम का फॉर्मूला मुझे नहीं याद वॉल्यूम का, ठीक है? या मुझे जो भी हेमिस्फीयर है इसका बार-बार मैं भूल जाता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर किसका होता है या 3 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, ठीक है? मैं भूल जाता हूँ, तो वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, ठीक है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, वन होगी, क्या होगी? इस टाइप के अगर फॉर्मूले हैं वो आपको लग रहा है कि मुझे लिखने चाहिए, तो वो शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, जिससे एग्जाम से पहले यानी 10 दिन पहले सिर्फ आप अपने नोट्स पढ़ पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने इतना सारा पढ़ रखा है, इतनी बड़ी नोटबुक है, बहुत सारा रिवाइज नहीं कर पाओगे, 5 सब्जेक्ट है, दिमाग हिल जाएगा, ठीक है? हाँ, अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस में क्या करना है, एनालिसिस से आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी है। जैसे कि सिली मिस्टेक कहाँ पे करता हूँ मैं, सिली मिस्टेक का मतलब रेडियस निकाला, 2 आया और मैंने एकदम से टिक कर दिया, बाद में पता चला अरे यार इसमें तो डायमीटर पूछा था, ठीक है? इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें 8 9 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइंड में कुछ सोच रहा हूँ, लिख रहा कुछ और हूँ, ठीक है? ये लिखनी है अपनी नोटबुक में, ये सुधारनी है, क्योंकि ये फ्री के नंबर घट रहे हैं। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, रेडियस 2 निकाल दी और वो पूछ रहा डायमीटर, जो कि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 4 टिक करना था, लेकिन आपने टिक कर दिया कुछ और। आंसर 100 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है? आपने 100 मीटर पे टिक कर दिया, फिर आपको पता चला यार 1 मीटर आंसर होता, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो इनसे बचना है क्योंकि फ्री के नंबर कट रहे हैं, 1 नंबर से सिलेक्शन से बाहर, ठीक है? ये आपको पता होगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं काफ़ी, आपको ये पता होना चाहिए एनालिसिस करने के बाद कि भाई जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उनकी शक्ल देखते ही पता चल जाता है, हाँ भैया ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनको बाद में करना, पहले नहीं करना। आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, टाइम बचाना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं है कि लाइन से क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हो, ये मैं मॉक की बता रहा हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर होने चाहिए, आपको लग रहा है कि ये वाला जो टॉपिक है इसके मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे तभी ठीक होगा, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटना नहीं है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको लग रहा है कि यार इंस्टॉलमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा, कितना भी दिमाग लगा लो, उसको छोड़ दो, बाद में पढ़ना, पहले जो बाकी चीज़ें उसको करो। स्पीड मेंटेन करनी है, टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया। आर्ट ऑफ स्कीपिंग जब तक नहीं करोगे तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है? वन गो में पहले अपने सारे क्वेश्चन वो करने हैं जो आपको आते हैं, फिर बाद में देखना है क्या मुझसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? अब बात करते हैं रीजनिंग की। थोड़ी जीभ लड़खड़ा रही है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा मैनेज कर लेना। देखो रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस देखो बहुत छोटा दे रखा है, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत देंगी अगर मैं नहीं समझाता तो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग दे दिया, इसमें 5 टॉपिक आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, इस तरीके से। एक वीडियो है विकास तायस, ठीक है? ऑल इंडिया रैंक 7 इनकी आई है सीजीएल 2022 में। एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो में 2.5 से 3 या 4 घंटे, 3 घंटे की होगी लगभग, उनसे पढ़ लेना, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया हुआ है, कवर हो जाएगा। बाकी सभी ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। अगर आपका कोई फेवरेट टीचर है, आप क्रिटिकल थिंकिंग बाय जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, चाहे पीयूष वार्ष्णेय सर या जो भी विक्रमजीत सर, सर्च कर लेना, उनसे भी पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन पढ़ लेना, क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड, लेंथी क्वेश्चन होंगे, सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे खराब होगा आपका, प्रैक्टिस नहीं होगी, दिक्कत होगी। आज आपका अगर स्कोर रीजनिंग में 20 में से 19 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे 15 ही रह जाएंगे, ठीक है? इस बात को माइंड में रख लेना। यहाँ पे एक इनपुट और आउटपुट, इसके भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आते हैं। ईजी टॉपिक है वैसे, इतना हार्ड भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आ जाते हैं, तो सबके लिए हार्ड होगा, ठीक है? ये मैं सोचो कि टॉपर बहुत अलग से हट के आया है, ठीक है? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टॉपर कोई नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इनपुट और आउटपुट और क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसी का पार्ट है, ठीक है? विकास ताया सर ने एक ही वीडियो में मतलब ये भी कवर कराया हुआ है, तो एक सर्च करना डायरेक्ट यूट्यूब पे, क्रिटिकल थिंकिंग बाय विकास ताया, ठीक है? 2.5 3 वीडियो, मतलब 2.5 3 घंटे की वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटी और डाटा सफिशिएंसी, ठीक है? आपने देखा होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सिर्फ मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए, या सिर्फ सेकंड सफिशिएंट है, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इनको आप पीयूष वार्ष्णेय सर से कर सकते हो या जो भी आपके फेवरेट टीचर है, ठीक है? इस टॉपिक को, बाकी जितने भी टॉपिक हैं ये जहाँ से आपने पढ़ रखे हैं, जो भी फेवरेट टीचर है वहाँ से पढ़ो, मैराथन देखो, और जो भी आपके नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करो। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। जैसे कि आपने देखा है कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, या आपने फिगर वाले क्वेश्चन देखे होंगे 5, ठीक है? इस तरीके से कुछ कुछ ना कुछ बनता रहता है, ठीक है? ये इससे रिलेट करता है, ये इससे, इस तरीके से रहता है। तो ये जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनकी आपको कोई बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी, डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करना, जो भी टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग बाय इवन कोचिंग सेंटर, उन्होंने बेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए हैं, ठीक है? आपको छांटने की जरूरत नहीं, बस वही करना है, ठीक है? या फिगर सीरीज बाय सिग्मा अकेडमी, ये 2 चैनल है, इनसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है
उसका स्क्रीनशॉट लो, उसे सेव करो, उसको बाद में प्रैक्टिस करो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रैक्टिस पे फोकस करो। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि नॉर्मल क्वेश्चन है तो ठीक है, आपको लग रहा है कि यार बहुत लेंथी है, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो छोड़ना है, वो बाद में करना है। ये सभी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर ऐसे ही जाओगे हवा में तो दिक्कत आ जाएगी। तो सेक्शनल मॉक से क्या सीखना है, अभी मैंने बताया था, जैसे मैथ में बताया, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होती है, ठीक है, अप्लाई। वीक टॉपिक्स पहचानने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। वीक टॉपिक्स मतलब आपको पता है नंबर सीरीज के जो भी क्वेश्चन है उसमें जो पैटर्न है मैं समझ नहीं पाता हार्ड, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर। जो भी की पॉइंट है उनको नोट डाउन करो कि यहाँ पे दिक्कत आती है मुझे। जितनी भी सिली मिस्टेक है उनको अवॉइड करो, उनको लिखो मैं क्या क्या गलती करता हूँ रीजनिंग में, ठीक है, वो रीड करनी है तभी सुधरेंगे। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको पता होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन के जो लेंथी क्वेश्चन हो गए, या जो भी इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब मुझे बाद में करने हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई जो भी मैं मॉक दे रहा हूँ उसमें तो जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो तो नॉर्मल ही है, मैं इनपुट आउटपुट या जो भी इस टाइप के जो अब आने वाले हैं मॉक, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा। देखो टेक्स्ट बुक वाले अभी धीरे धीरे अपडेट कर देंगे। बाकी आपको क्या करना है, अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ है या सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ है, आरबी में, मतलब आरबी एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, पता होगा काफ़ी लोगों को। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जब आंसर की आएगी 2025 की सीजीएल की। तो सीजीएल में 25-25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो जो भी वहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, सेट है 25-25 क्वेश्चन के, वो आपको टाइमर के साथ सोल्व करना है। यानी कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना जब सीजीएल की आंसर की आ जाएगी, और फिर क्या करना है, टाइमर के साथ सोल्व करना है, ठीक है, अपने फ़ोन में टाइमर लगाना और उनको सोल्व करना। अगर कोई भी टेक्स्ट बुक या आरडब्ल्यूए पे ये क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, इस टाइप के, सही बता रहा हूँ, नहीं दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। इस तरीके से तैयारी करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा। ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, बस बता देगा कोर्स ले लो, इस तरीके से तैयारी कर लो। मैं बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करके बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं होता तो किस तरीके से तैयारी करता। दूसरा, अब आपको लगेगा यार आंसर की पता नहीं कब आएगी, 1 महीने बाद आएगी या 10 दिन बाद आएगी, इतने मैं क्या करूँ। इतने देखो आप अपने जो वीक टॉपिक्स है ना उनको सुधारो। वीक टॉपिक जैसे नंबर सीरीज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता है, उनको सुधारो किस तरीके से करने हैं। या जो ये नए टॉपिक यहाँ पे अभी आए हैं, ठीक है, पहले इनको पढ़ लो, क्रिटिकल थिंकिंग, इनपुट आउटपुट, ठीक है, जब भी तो कर पाओगे सीजीएल के क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग सीजीएल सीपीओ सबका एक ही है, ये मैं सोचना कि सीजीएल का नाम ले दिया तो भाई मैं एडब्ल्यूटीपीओ के लिए सीजीएल की रीजनिंग करूँगा, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। अब बात करते हैं साइंस की। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो बायोलॉजी नहीं आएगी 11th-12th की, और जो ये साइंस के टॉपिक हैं, ठीक है, ये 11th-12th की साइंस आएगी। कोई आपको यूट्यूब पर टीचर बता रहा है कि भाई मेरा साइंस का कोर्स ले लो, ठीक है, या परमार एसएससी का जो भी कोर्स, या एक कौन सा कोर्स था वो, अभी एक डाउट आया था, खान सर का, ठीक है, ये जितने भी कोर्स हैं ये सिर्फ 9th-10th बेस्ड है, ठीक है, 11th-12th बेस्ड नहीं है। और यहाँ पे 11th-12th बेस्ड साइंस आएगी। इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है कि 12th पास होनी चाहिए पीसीएम के साथ। पीसीएम का मतलब यही हो गया कि यहाँ पे आपने देखा होगा बीएसएफ आरओआरएम का भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि पीसीएम के साथ होनी चाहिए 12th। तो उसमें भी क्या आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ भी आती है, 12th बेस्ड आती है, ना कि 9th-10th के, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च कर लेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th का टॉपिक है, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ चैप्टर नंबर 16 क्लास 12th का टॉपिक है, जो कि अभी 12th में एनसीईआरटी में ये डिलीट कर दिया। तो जो भी जस्ट 12th पास करके आए होंगे तो उनको लगेगा पता नहीं क्या क्या टॉपिक आ गया है ना, क्योंकि बुक में भी नहीं है। लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी पुरानी एनसीईआरटी है उनमें है। इसके अलावा इसमें काफ़ी टॉपिक नहीं दिए, ठीक है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह। तो मैं अभी एक वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, आज से 7-8 या 6 महीने पहले, साइंस के बारे में। मैं अभी शेयर करूँगा, उसको देखना, ठीक है। तो ये पहले आप सिलेबस देख लो, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये फिजिक्स का और ये केमिस्ट्री का, वेटेज फिजिक्स की ज़्यादा है, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। सोर्स मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़नी है, यूट्यूब की हेल्प लेनी है। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी के सेलेक्टिव चैप्टर हैं 11th और 12th के, सिर्फ 9th-10th का कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अभी मैं जीके में समझाऊंगा, उसमें हो जाएगा वो कवर। 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस की, लेकिन सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। ये मैं सोचो कि भाई 2-2 4 बुक में पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, सिर्फ टॉपिक सेलेक्टिव करके वही पढ़ने हैं। अब हेल्प लेनी है यूट्यूब की, कोई भी टीचर जहाँ आपको सही लग रहा है डायरेक्ट सर्च करना चैप्टर, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी वाला या फिजिक्स वाला या जो भी है, वहाँ सर्च करो और वहाँ से समझते चलो, ठीक है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि नहीं भाई एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मैं पढ़ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तो देखो दूसरा सोर्स बताता हूँ। आर एस सर से फिजिक्स पढ़ो, ठीक है, यूट्यूब से। आर डब्ल्यू ए से मत पढ़ना, नहीं, 15 क्वेश्चन ही कर पाओगे, 25 में से 23 नंबर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, या अच्छे खासे एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे।
आपने पढ़ा भी होगा, या महेश कुमार बनवाल या ये जो भी बुक है ना, उससे अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। जिसका भी अच्छा स्कोर आ रहा है वो तुक्के से आ रहा है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। ये आप खुद ट्राई करके देख लो, विश्वास नहीं है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार ट्राई करके देख लेना। आर एस सर से फिजिक्स पढ़नी है, और एनसीईआरटी से केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़नी है, ठीक है। केमिस्ट्री में सिर्फ 4 टॉपिक मैंने बताए, मतलब बताए तो काफ़ी है, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बस वही रीड कर लो। इतना तो कर सकते हो यार, एक दिन में 4, मतलब एक चैप्टर 4 दिन में कवर कर रहे हो तो 16 दिन, मतलब कि आधे महीने में आप एक बार केमिस्ट्री के सारे टॉपिक कवर कर लोगे। फिर दोबारा से रिवाइज कर लो, एक महीना मान के चलो। अगर बहुत ज़्यादा वीक हो, आपको लग रहा है नहीं मैं एक एक महीने में भी अगर केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। बस 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है केमिस्ट्री को, किसी और पर डिपेंड मत रहना, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे ए टू जेड, एक एक लाइन वहीं से आएगी, ठीक है। बाकी फिजिक्स आर एस सर से पढ़ सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एनसीईआरटी से फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता, इतना कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आर एस सर की मैंने पीडीएफ शेयर करी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से कर सकते हो। बाकी आपको कोई यूट्यूब चैनल मिलता है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास कोई बुक है एयरफोर्स की तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जो आपके नोट्स में नहीं है, वो अपडेट करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए रैंकर्स आईक्यू मैराथन वीडियो है, उससे कर लेना, या कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको सही लगे वहाँ से कर लेना। अब देखो मैं समझाता हूँ, ये 3 वीडियो हैं, इन तीनों वीडियो को देख लेना। साइंस का जितना भी डर है खत्म हो जाएगा, इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ समझाई है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाने हैं। अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट करते चलो, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू द पॉइंट शॉर्ट में, ये देख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा है ना माई हैंड रिटन नोट्स, और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना, वही काम आएंगे, किसी दूसरे काम नहीं आएंगे, ठीक है। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जो चीज़ आती है वो मत लिखो, जो चीज़ नहीं आती उसको लिखते चलो शॉर्ट में, क्योंकि रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, क्योंकि फिर दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। जो भी अंडरलाइन करिए फिर मन करता है कि सब कुछ पढ़ लो। अपडेट योर नोट्स फ्रॉम RWA टेक्स्ट बुक मॉक्स। सैटरडे संडे या जब कभी भी लाइव मॉक दे रहे हो या कोई भी मॉक दे रहे हो, वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि यार ये नए हैं, ये मेरे नोट्स में नहीं है, या मुझे लग रहा है आ सकते हैं, तो उनको क्या करना है, अपने नोट्स में अपडेट करना है, फिर उनका भी रिवीजन करना होगा। कई बार RWA के मॉक में बहुत ही मतलब बेकार के आपको देखें, मतलब क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, मतलब कि ये आउट ऑफ द सिलेबस भी है, और मतलब कोई यूज़ ही नहीं है इनका, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, ये पता नहीं क्यों पूछ लिया, तो खुद पता चल जाता है कि हाँ इसको नहीं लिखना। ऐसा नहीं कि जो भी गलत हुआ सब कुछ लिखते जा रहे हो, नहीं। या जीके में भी कोई 2% ने आंसर दिया है, आप उसको भी लिख रहे हो, नहीं, ठीक है। हर चीज़ नहीं लिखनी, अपना दिमाग लगाना है। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, इसी पे फोकस करना है। कोई एक बुक ले ली, या आप जो मैंने पीडीएफ बताई है उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी पे रिलाय रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बुक कर ली फिर दूसरी करूँगा फिर तीसरी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, न्यूमेरिकल का भी डाउट आया होगा। न्यूमेरिकल इतने प्रैक्टिस नहीं करने, जो फॉर्मूला है, ठीक है, बस वो पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करने, बिल्कुल मत करना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। जो फॉर्मूला है बस वो पता होना चाहिए, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है वो सब आपको पता होनी चाहिए। सब कुछ करके नहीं जा पाओगे, परेशान हो जाओगे सिर्फ। जीके का देखो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई, अब देखो क्या सिलेबस है, आप खुद रीड कर लो। जिस तरीके से इन्होंने दिया है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाएंगे। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जीके की इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए जो कि एक नॉर्मल, जो भी क्या है यहाँ पे, हाँ ये रहा, सोसाइटी, ठीक है। अगर आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हो, एक होता है ना कि एजुकेटेड पर्सन है, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज है, तो आप डिसाइड कर लो आप कितने एजुकेटेड हो। आपको हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, ठीक है। इसके लिए कोई भी स्पेशल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे। अब आप खुद सोच लो, आपको तो पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे पर लेकिन स्कोर बूस्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि जैसे मान लो रीजनिंग है, रीजनिंग में बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो 2 महीने में अगर आपका स्कोर 5 भी आ रहा है तो 2 महीने में 20 में से 20 आ जाएंगे, ठीक है, एफर्ट्स लगा के। अगर इसमें मान लो आपका स्कोर 2-3 आ रहे हैं, तो 2 महीने एफर्ट्स लगाओगे तो 10 की भी गारंटी नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार अगर एग्जाम हार्ड आ गया तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको उसी हिसाब से इसको टाइम देना है जिस हिसाब से इसकी वैल्यू है, या जिस हिसाब से इसका आउटपुट आएगा। सोर्स की बात करें तो योर नोट्स, परमार एसएससी, अदर बुक। आपने अपने नोट्स बनाए तो बस उसी को रिवाइज करते रहो, मोर देन सफिशिएंट है। जिससे भी पढ़ा है अच्छा ही पढ़ाया होगा। परमार एसएससी के नोट्स हैं तो उनको ही रिवाइज करो, या कोई आपके पास बुक है, ल्यूसेंट है या अरिहंत की, या जो भी बुक है उसी को रिवाइज करो। प्रैक्टिस के लिए मैराथन से कोई भी क्वेश्चन जो भी मिलते हैं, जैसे मान लो आपको पॉलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अब, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, तो बहुत दिक्कत आएगी, मतलब कि नहीं कर पाओगे, सब कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं,
ठीक है, रूटीन नहीं बन पाएगा तुम्हारा बिल्कुल भी। तुम्हें लगेगा यार मैं मैथ भी पढ़ रहा हूँ, साइंस भी पढ़ रहा हूँ, मैं जीके के नोट्स भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। तो जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्ट उसकी मैराथन देखना सब्जेक्ट वाइज। जैसे पॉलिटी की मैराथन हो गई, तो पॉलिटी की जब मैराथन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन होंगे, 6-7 घंटे की वीडियो होगी। परमार एसएससी या किसी की भी देख लेना, जो भी टीचर है। तो जो भी आपने पढ़ा है ना, बस उसी से उन क्वेश्चंस को सोल्व करते चलना। जब आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, या आपको लग रहा है ये मेरे नोट्स में नहीं है, तभी उस वीडियो को रोक के अपने नोट्स में लिख लेना। इतना काम करना है, ठीक है। बुक वगैरह से कोई भी प्रैक्टिस मत करना, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है जीके में। फालतू की चीज़ या नॉलेज मत बढ़ाने लगना कि भाई मैंने इतना तो पढ़ लिया, अब थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, मेरा ज़्यादा स्कोर आएगा। नहीं, रिवीजन से स्कोर बढ़ेगा, बस ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे ना, 1 2 3, अगर मान लो एक स्टेटमेंट भी पता है ना, कई बार इसी से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जो भी 4 ऑप्शन, आपको पता चल जाएगा हाँ इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें यही सही है, बाकी नहीं। ठीक है, तो आप याद रखना, स्टेटमेंट के लिए आप इतनी मेहनत मत करना जिससे आप जो भी अलग सब्जेक्ट हैं उनको टाइम ना दे पाओ। जीके के लिए परेशान नहीं होना, सोचना कम है, करना ज़्यादा है। स्टैटिक जीके के लिए आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स पर फोकस करना, बस ये 2 टॉपिक कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और करंट अफेयर में आपको मंथली करंट अफेयर नहीं करने, इसलिए मैं डेली जो टारगेट्स हैं उनमें सिर्फ जो डीपी कांस्टेबल है उनको टारगेट्स देता हूँ मंथली और टॉपिक वाइज। AWTP वालों को सिर्फ टॉपिक वाइज ही करंट अफेयर करने हैं, इंडोलॉगस या पीडीएफ। ठीक है, इंडोलॉगस या पीडीएफ का मतलब है, इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल से कर लो, या जो भी आपको चैनल मिलता है वहाँ से कर लो, या जो भी पीडीएफ मिलती है, चाहे आरबी की हो या किसी की भी पीडीएफ हो, कोई भी चैनल हो, ठीक है, सब वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई 2 ज़्यादा कोई कम, ठीक है, इतना ही फ़र्क है। किसी की भी पीडीएफ हिंदी या इंग्लिश, वहाँ से आपको यह क्या करना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर। टॉपिक कौन कौन से हो, जीके की मेरी वीडियो उसमें देख लेना, जैसे अपॉइंटमेंट हो गए, इंडेक्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको वो इंपॉर्टेंट 8-10 टॉपिक हैं, बस वही पढ़ने हैं। 8-10 टॉपिक का मतलब है एक टॉपिक 30 मिनट की वीडियो होगी लगभग, ज़्यादा नहीं होती, 30 मिनट की होगी। 8 टॉपिक तो कितने हो गया, 4 घंटे। 4 घंटे में आपको पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, बार बार उसी को रिवाइज करते रहो बस। क्वेश्चन फंस जाएगा ठीक है, ना फंसेगा तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने इनके, दोनों टॉपिक के बिल्कुल भी नोट्स मत बनाना। और फोकस करना कि एक बार अपना जो भी आपने फिक्स किया है कि बस मैं यहाँ पे 8-10 टॉपिक पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, फिर बार बार उसी को रिवाइज करना, ठीक है। टारगेट सेट कर लेना कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना है जीके में। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में ये देखो सिलेबस यहाँ पे, इसको रीड कर लेना। रीड करके एक सेकेंड। सोर्स, RWA, RBE, ये 2 यूट्यूब चैनल है, इनमें से किसी भी मैराथन, या आपने कोई कोर्स ले रखा है कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा तो देखो मैराथन से कंप्लीट कर लेना, या कोई आपके पास बुक है वहाँ से कंप्लीट कर लेना, ठीक है, अपनी थ्योरी वगैरह। ये आपके ऊपर है, आपको कितना समझ में आता है। जैसे कि मेरे पास 12th में कंप्यूटर साइंस था, तो मैंने RWE की, सॉरी हाँ, राधिका मैम से एक मैराथन देखी थी। उसके अलावा ओली बोर्ड की पीडीएफ डायरेक्ट खुद ही पढ़ ली थी। और जो भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या सीजीएल में क्वेश्चन, मैंने सीजीएल के लिए पढ़ी थी इस टाइम पे, ठीक है। और उसी के हिसाब से मैंने AWTP और HCM दोनों के एग्ज़ाम में 9 नंबर मेरे आए थे। क्लियर। तो ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ 15 एक दिन पढ़ा था। और हाँ, एग्ज़ामपुर की जो प्रीति मैम है उनकी मैराथन करी थी, जो भी शॉर्टकट की वगैरह है। तो उस हिसाब से कर लो, सबका दिमाग अलग अलग है किस तरीके से पढ़ना है। नोट्स हैं तो नोट्स रिवाइज करो, अगर नहीं है तो मैराथन देखो, नोट्स बनाओ, या पीडीएफ जैसे भी पढ़ लो बस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए 2 तरीके हैं, या तो टेस्ट रैंकिंग ऐप है जो गगन प्रताप सर की है, वहाँ से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। मिक्स प्रैक्टिस के लिए मॉक प्रैक्टिस करनी है आपको यूट्यूब पर, RWA, एग्जामपुर या RB, किसी से भी कर लो। एक के ख़त्म हो जाए, अपने नोट्स अपडेट करते रहना, वहाँ से जो भी चीज़ें मिल रही हैं अपडेट करो, और उसी को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ठीक है। इसके ख़त्म हो जाए तो यहाँ से कर लेना, ठीक है। पर लेकिन रुक जाना, ऐसा नहीं है कि दिसंबर में भी आप यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। नवंबर तक ही करना है ये सब, दिसंबर में सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना पढ़ लिया बस, उससे आगे नहीं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब डेली रूटीन किस तरीके से होना चाहिए। देखो स्लॉट वाइज मैं हमेशा बताता हूँ कि स्लॉट वाइज होना चाहिए। स्लॉट वाइज का मतलब है कि आपको स्लॉट डिवाइड करने हैं कि भाई मैं किस घंटे में या किस टाइम में क्या पढ़ूंगा। मुझे सुबह मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो मैथ पढ़ूंगा, जीके पढ़ना अच्छा लगता है तो जीके पढ़ूंगा। मेरी मैथ वीक है तो मैं उसको 2 घंटे ही पढ़ूंगा, ठीक है। मेरी साइंस ज़्यादा वीक है, सॉरी मेरी मैथ वीक है तो उसको मैं 3 घंटे पढ़ूंगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगा या 1 घंटे, जो भी आपका लेवल है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। स्लॉट 1 में 3 घंटे मैथ, मैंने एक एवरेज टाइम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 9 से 12 आप मैथ ही पढ़ोगे फिक्स, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना ये। स्लॉट 2 में साइंस, स्लॉट 3 में जीके, स्लॉट 4 में रीजनिंग, स्लॉट 5 में कंप्यूटर, और स्लॉट 6 में सेक्शनल मॉक या एनालिसिस। सेक्शनल मॉक आपको मैथ का देना है, मैंने बताया था, स्पीड, एक्यूरेसी और रीजनिंग का देना है। साथ के साथ आप कंप्यूटर के सेक्शन में कंप्यूटर का सेक्शनल मॉक देंगे।
और जब कभी भी आप फुल मॉक देना चाह रहे हैं, जैसे मान लो वेंसडे या कभी भी, तो आपको ये दोनों टारगेट फिर नहीं करने, उन दोनों का टाइम यूटिलाइज करना है फुल मॉक और उसका एनालिसिस करने में, ठीक है। बीच में कभी भी मॉक दे रहे हो, अगर संडे को मॉक दे रहे हो तो संडे तो आपको पूरा फ्री है, मतलब उसमें ये टारगेट नहीं करने हैं। ये सिर्फ किस किस दिन करने हैं, ये सिर्फ 6 दिन करने हैं। 6 दिन आपको मेहनत करनी है। एक दिन यानी संडे का आपका दिन रिवीजन का होगा, जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी करना है और फुल मॉक लाइव भी देना है। परफॉर्मेंस का एनालिसिस का मतलब है कि 6 दिन जो मैंने मेहनत करी उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, या मुझे कुछ रूटीन में चेंज करना है, तो वो आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरी मैथ ठीक है तो मैथ को कम टाइम देना है, मेरे साइंस में बहुत कम स्कोर आ रहा है तो साइंस को टाइम देना स्टार्ट कर दो, जब ठीक हो जाएगा तो फिर जो वीक है उसको टाइम देना स्टार्ट कर दो। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है यहाँ पे कि भाई शुरू से लेकर एंड तक मैं यही टाइम टेबल से पढ़ूंगा, ये चेंज होगा आपके लेवल और आपकी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी बोल गया मैं। अब देखो एक काम की बात और, हाँ, अभी आपको एक दिक्कत और आ रही होगी कि भाई मैं डीपी कांस्टेबल की भी तैयारी करना चाहता हूँ, मैंने ये रूटीन तो बता दिया इतना हैवी है ना, तो ये उनके लिए जो AWTPO की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि भाई मैं डीपी कांस्टेबल की भी तैयारी करना चाहता हूँ, पर इसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहता हूँ। तो देखो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, हाउ टू मैनेज सीपीओ एंड यूपीएसआई, या दिल्ली पुलिस के जो भी एग्जाम है उनको किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये जाके वीडियो देख लेना, सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। साइंस की वीडियो देख लेना, साइंस मैंने ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताई क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे साइंस के लिए आए होंगे, तो साइंस के लिए मैंने 15-20 मिनट की अलग से वीडियो बना रखी थी बहुत डिटेल में, उनको देख लेना। बाकी किसी को गाइडेंस बैच ज्वाइन करना है जो कि 28 जुलाई से ऑलरेडी चल रहा है, ये 100 डेज का रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस सीरीज। इसमें मैं आपको डेली टारगेट्स देता हूँ कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो डेली टॉपिक मैं बताता हूँ। संडे को लाइव जो भी मॉक है वो सब होते हैं, ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। डाउट ग्रुप भी होगा, ठीक है, आप पर्सनली मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आती है। किस तरीके से ज्वाइन करना है, प्रोसेस टू ज्वाइन गाइडेंस बैच, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करना है, 299 पे करना है। पे करने के बाद 8860131140 व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है अपनी पेमेंट का। फिर आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझो, जो रोल नंबर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम आईडी पे अपने नाम के पीछे एडिट करके, ठीक है, वो रोल नंबर लिखना है। जैसे मान लो JPS कुछ भी रोल नंबर मिला आपको, अपने नाम के पीछे लिखना है। फिर आपको एक लिंक दी जाएगी और लिंक से ज्वाइन कर लेना है, सिर्फ इतना काम है। बाकी डाउट यहाँ पे पूछ लेना। और फी सेम है, ऐसा मत कहना कि 99 में हो जाए, 100 में हो जाए, या 200 में हो जाए, 300 में हो जाए, फिक्स है, ठीक है। पे अगर ज्वाइन करना है तो पे करो और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, और पढ़ाई स्टार्ट करो। बाकी ज्वाइन नहीं करना तो साइंस की वीडियो देखो, साइंस में दिक्कत आ रही है, जीके में दिक्कत आ रही है, जीके की वीडियो देखो, अपना खुद से रूटीन बनाओ, अपने वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करो और आगे बढ़ो और सिलेक्शन लो, बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।